नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको पाकिस्तान से आए करीब 150 हिंदुओं के आंसू और आक्रोश दिखाएंगे, जिनके घरों को जैसलमेर में एक सरकारी ऑर्डर पर जला दिया गया, बुलडोजर से कुचल दिया गया। इनकी हालत देखकर आज ये पूछना जरूरी है, इन हिंदुओं को बसाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये खबर आज हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले प्रवक्ता भी जरूर देखें। फिर सत्ता की वर्कशॉप में मानवाधिकारों का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले अमेरिका की वैचारिक धुलाई करेंगे, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत के खिलाफ फिर से जहर भरा एजेंडा चलाया है। आज आपको यह भी बताएंगे कि कर्नाटक वाली दरार पर कांग्रेस कैसे पुट्टी लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीके शिव कुमार की गुगली उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। कांग्रेस का सीएम वाला विमर्श समुद्र मंथन से भी गहरा क्यों है। फिर एक खबर कॉकरोच पर, जो आपके घर को बीमारियों का घर बनाते हैं। लेकिन आज आप ये जानकर और भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक मरा हुआ कॉकरोच जिंदा कॉकरोच से भी ज्यादा खतरनाक क्यों होता है और उससे कौन सी बीमारियां होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की जांच के लिए सेबी को 3 और महीने का वक्त दे दिया। अब सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपनी होगी। पहले कोर्ट ने सेबी को 2 मई को रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन उसने जांच के लिए 3 और महीने का वक्त मांगा था। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने लव मैरिज को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। शादी से जुड़े एक विवाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं। इस टिप्पणी पर अच्छी खासी बहस हो रही है। क्या आपका भी जीमेल या गूगल फोटो अकाउंट बंद होने वाला है? गूगल बहुत जल्द ऐसे लाखों जीमेल और गूगल फोटो अकाउंट डिलीट कर देगा जो कम से कम पिछले 2 वर्षों से इनएक्टिव हैं, यानी जिनका इस्तेमाल या लॉगिन लंबे वक्त से नहीं किया गया है। हालांकि यह नियम स्कूलों और बिजनेस अकाउंट पर लागू नहीं होगा। तो सत्ता की शुरुआत आज पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, हिंदू के आंसू और आक्रोश के साथ करते हैं। वो हिंदू जिन्हें पाकिस्तान में सिर पर छत नसीब नहीं हुई, जिन्हें धर्म के आधार पर अत्याचार सहना पड़ा, जिनके जीवन का पाकिस्तान में कोई सम्मान नहीं है, जो दोबारा कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। वो पाकिस्तानी हिंदू किसी तरह अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन उनके कच्चे पक्के मकानों पर अचानक बुलडोजर चल गया। इन हिंदुओं के सिर से छत छीन ली गई, मिट्टी से बनी दीवारों को ढहा दिया गया, बर्तनों पर बुलडोजर चला दिए गए। अब सवाल ये कि ये लोग कहां जाएंगे। इस खबर को आज बहुत ही संवेदनशील तरीके से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये उन हिंदुओं की कहानी है जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है। वहां तो अत्याचार हो ही रहा था, हिंदुस्तान में भी इनको उजाड़ा जा रहा है। अतिक्रमण एक समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि दुनिया भर में हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनके लिए भारत को अपना घर मानना सबसे सहज है। ये मामला राजस्थान के जैसलमेर का है, जहां मंगलवार को जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र में पाकिस्तान से आए करीब 150 हिंदू रह रहे थे। इन लोगों ने अपने रहने के लिए करीब 100 कच्चे पक्के मकान बना लिए थे। इन घरों में कोई सुविधा नहीं थी, ना पानी, ना बिजली और ना ही कोई और सरकारी सुविधा। आप मान लीजिए ये नाम मात्र के घर थे, जहां किसी तरीके से ये लोग रह रहे थे और चाह रहे थे कि भारत में उन्हें शरण और सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन अवैध कब्जा हटाने के लिए जैसलमेर की डीएम टीना डाबी ने इन घरों को तोड़ने का त्वरित आदेश दे दिया। जैसलमेर में आज का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कि रेगिस्तान का इलाका कैसे तप रहा होगा। ऐसे में इन्हें राहत देने वाली जो छत थी वो छीन ली गई। इन हिंदू शरणार्थियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे में इस जलते मौसम में ये लोग कहां जाएंगे। जिन अधिकारियों ने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इन घरों को तोड़ने का फरमान दिया होगा, उनको इन लोगों के दर्द का 1% का भी अंदाजा नहीं होगा। जैसलमेर की डीएम टीना डाबी के लिए इन बेघर लोगों के दर्द को समझना शायद बहुत मुश्किल है। बिखरे सामान और टूटे हुए मिट्टी के घरों को देखकर बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी रो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनका दर्द देखिए, उनकी बातें सुनिए, फिर इस खबर पर सत्ता की पूरी कुंजी खोलते हैं। फिर सुबह हम विधायक महोदय के पास में गए, वहाँ भी हमने दरख्वास्त लगाई कि सर हमको
रहने दिया जाए। इसी कड़ाके की गर्मी है और मच्छरों का सीजन है, हम बगैर लाइट के बैठे हैं, हम हंसी खुशी से रह रहे हैं, हम दूसरी तरफ से परेशान होकर यहाँ आए हैं, अपना मुल्क और अपना आए हैं और अपना, लेकिन यहाँ भी हमको सर परेशान किया जा रहा है। हमारे आंखों के सामने, बच्चों के सामने ही सारे घरों को तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि एक पानी का टंका था वो तोड़ दिया गया, एक मंदिर था उसके पास। मोटा अफसर आया मैं किया जावा घणे लारे दुखी वेती माने ते दुखी करे जावे लोकाने ने कने मारिया ने केवी कदे कहना कौन फरियाद ले मारी जगह मारी मैं किया बच्चा ले जावा सर माने मारे नहीं माना बिजान जी का मैं तो ये खुशी ले रहा था भाई सरकार में तो जाकर मारो वतन है मार देश है। जैसे भी आया दो जैसे भी आया हमारे कोई 50-60 हजार रुपया लगा घर बीजा बिलियो होता पाटो साफ करियो घर के गोल बटे बाम करोड़ बच्चा रोवे रोड पकड़ कर दिया मैं दुखी हाँ परेशान हाँ माना जगह मिली जाए माना दुखी हाँ। तो हमारे विस्थापित बंधु पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इनको कोई शरण नहीं है। शरणार्थी तो बना दी हमें, लेकिन इनके लिए कोई शरण, कोई जगह नहीं है, कोई आसरा नहीं है। हम सत्ता के न्यूज मित्रों को यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम कभी किसी अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर तोड़े गए वो सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का मामला है। ये किसी शहर में झुग्गियों का सोचा समझा विस्तार करने वाले नेक्सस का मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं का मामला है जिनका अपना कोई देश ही नहीं है। जिस पाकिस्तान में ये जिंदगी भर रहे वो देश इन्हें अपना मानता ही नहीं है। वहाँ खुलेआम हिंदुओं के घर लूट लिए जाते हैं, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया जाता है। ना त्योहार मनाने की आज़ादी है और ना ही अपनी पूजा पद्धति मनाने की आज़ादी। जितने दिन ये पाकिस्तान में रहे, डर के साए में रहे, कभी इनकी बच्चियों से रेप हुआ तो कभी जबरन इनके परिवार के लोगों को उठा लिया गया। इससे बचने के लिए वो वैध तरीके से भारत आए और इसलिए वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो इसलिए यहाँ उन्होंने रहने के लिए एक छत जरूर मिलनी चाहिए। ये बात बार बार कही जा रही है और जरूर नहीं, हर हाल में मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार और जैसलमेर की डीएम टीना डाबी, जो आज अपनी पीठ थपथपा रही होंगी, खुद को अवैध निर्माण तोड़ने का चैंपियन समझ रही होंगी, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये लोग टूरिज्म के लिए नहीं आए थे, सैर सपाटा इनका मकसद नहीं था, ये किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे, ये किसी लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं आए थे, ये तो जिंदा रहना चाहते थे। इसलिए भारत आए और इस उम्मीद से आए कि जिस देश का हृदय इतना बड़ा है, जो दुनिया के तमाम हिंदुओं को सहज तौर पर घर वाली फीलिंग देता है, वो देश उन्हें जरूर शरण देगा। लेकिन प्रशासन इतना असंवेदनशील है कि इनकी समस्या का उचित समाधान करने के बजाय इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पीछे मजबूत आवाज नहीं है। लेकिन आज हम पाकिस्तान से आए हिंदुओं की आवाज बनना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले उत्तराखंड में हल्द्वानी में गफूर बस्ती को तोड़ा जा रहा था। उस वक्त मानवता के बड़े बड़े चैंपियन खड़े हो गए थे। उन्होंने अवैध निर्माण को तोड़ने को ही गलत बताया था। वो पूछ रहे थे कि अगर लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो ये लोग कहां जाएंगे। बात सही भी है। अगर गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों की चिंता वाजिब थी तो आज जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों को तोड़ना भी गलत है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि लोगों को घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि आज इन पाकिस्तानी हिंदुओं के पक्ष में कोई खड़ा नहीं है और राजस्थान सरकार और जैसलमेर की डीएम ने बुलडोजर चलाकर अपने हाथ झाड़ लिए। जैसलमेर में उजाड़े गए पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर आज हिंदुत्व के चैंपियन, हिंदू राष्ट्र के अघोषित प्रवक्ता भी चुप हैं। बाबा बागेश्वर, जो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और गुजरात तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या उनके हिंदू राष्ट्र में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, या वो बातें सिर्फ टीवी कैमरों पर भक्तों की भीड़ खींचने के लिए है? हिंदू राष्ट्र के वो प्रवक्ता रोज टीवी पर हिंदू राष्ट्र का संगीत बजाते हैं। आज सवाल उनसे भी है कि उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बेघर करके ये राष्ट्र बनेगा? जब हिंदू शरणार्थियों के घर तोड़े जा रहे हैं तो वो चुप क्यों हैं?
आखिर क्यों जिस देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वहां क्या 150 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के लिए कोई जगह नहीं है? आखिर क्यों वो राजस्थान जहां पधारो मारे देश के गीत गाए जाते हैं, वहां पाकिस्तान से आए 150 हिंदू शरणार्थियों के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं है? आखिर क्यों सवाल उस कांग्रेस पार्टी से भी जिनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं? क्या उसी कांग्रेस की राज्य सरकार के पास 150 पाकिस्तानी हिंदू पीड़ितों के लिए पूरे राजस्थान में कोई जगह नहीं है? ऐसा क्यों? जैसलमेर प्रशासन का दावा है कि जिस जगह पर पाकिस्तानी हिंदू बसे थे वो बहुत कीमती जमीन है। तो आज जैसलमेर प्रशासन को यह समझना होगा कि किसी के घर से कीमती कोई जमीन नहीं हो सकती, भले ही वो घर कच्ची मिट्टी का ही ना बने। पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता छोटू सिंह भाटी संवेदना जाहिर कर रहे हैं जिससे कुछ हो नहीं सकता, और कांग्रेस नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार बहुत समझदार है, जो किया होगा बहुत अच्छा किया। पहले तो इनके साथ इंसाफी बरती जाए और इनको बाकायदा व्यवस्था की जाए कि ये बहुत पीड़ित लोग हैं, वहाँ से आए हैं, इनको बाकायदा अमृत सागर के पास जगह खूब पड़ी है, हीलों के खूब 200-300 घर है, आराम से उन बिरादरी के साथ रहो, वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था होगी। मानवता के नाते अच्छी जगह बैठा के व्यवस्थित करना चाहिए। राजस्थान की सरकार बहुत सेंसिटिव, ईमानदार सरकार, उनको अगर वहाँ से हटाया गया है किन्हीं कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, तो उनको दूसरी ज़मीन दी जाएगी। ऐसा संभव नहीं है कि उनको ज़मीन अलॉट करके उन्हें बेघर कर दिया जाए। निश्चित तौर से उनको दूसरी जगह दी जाएगी, पर मेरी मालूमात के मुताबिक सरकार ने आदेश दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको दूसरी जगह दे रहा है। तो जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के कच्चे मकानों पर जो बुलडोजर एक्शन करवाया गया वो कोई इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले जोधपुर में भी शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं को घरों को उनके तोड़ दिया गया था। ज्यादा पुराना मामला नहीं है और अप्रैल में ही जोधपुर के चौखा गांव में बसे हिंदुओं के कच्चे मकानों को तोड़ा गया था। वहां तो स्थिति ये थी कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने पैसे देकर जमीन खरीदी थी, इसके बावजूद उनके घरों को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि प्रॉपर्टी के दलालों ने गलत तरीके से सरकारी जमीन बेची थी। यानी सजा दलालों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन असल में सजा मिली पाकिस्तान से आए पीड़ित हिंदुओं को। पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घरों को तोड़कर जोधपुर और जैसलमेर प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन उन्हें आज पाकिस्तान की सच्चाई देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत आना पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार होता आया है कि 1951 में जिस पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, 2017 में सिर्फ 2% हिंदू बचे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ कि आजादी के वक्त वहां करीब 1300 मंदिर थे और अब करीब 30 मंदिर ही बचे हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल कम से कम 1000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण होता है। 1951 से 1998 तक हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब होते रहे हैं। राजस्थान सरकार और जैसलमेर की डीएम टीना डाबी को ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए। इससे उन्हें समझ आएगा कि क्यों पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत आना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के स्तर पर पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं के लिए कोई नीति नहीं है। राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए एक ठोस नीति बनाई हुई है। उन्हें कानूनी तरीके से जमीन देने का प्रावधान है। इसके लिए पाकिस्तानी हिंदुओं को आवेदन करना होता है। सरकारी कार्रवाई के बाद इन्हें मकान बनाने और रहने के लिए जमीन दी जाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए था कि इनका घर तोड़ने से पहले इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर देते, फिर जमीन खाली करा लेते, लेकिन ना मौसम देखा गया और ना ही इसका इंतजार किया गया और मंगलवार को बुलडोजर चलवा दिया गया। भारत सरकार ने भारत की सीमा से लगे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिससे इन देश के पीड़ित हिंदू भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन संसद से कानून पास होने के 3 साल बाद भी ये तकनीकी रूप से पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुओं का भारत आना लगातार जारी है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिलने के कारण 2022 में जनवरी से लेकर जुलाई तक 334 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को वापस जाना पड़ा। इतना ही नहीं, 2021 से लेकर 2022 तक 1.5 साल में
1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मजबूरी में पाकिस्तान लौटना पड़ा। करीब 25,000 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। वो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। विडंबना देखिए, संसद में तो कानून पास हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अत्याचार सहने वाले हिंदुओं को इसका फायदा नहीं मिल पाया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इस देश की हर गली में आपको अवैध कब्जे देखने को मिल जाएंगे। इस लिहाज से अवैध कब्जा और अतिक्रमण भारत की अब एक राष्ट्रीय समस्या है। इसका इलाज जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जहां मन किया जब मन किया 24 घंटे के नोटिस पर बुलडोजर चला दिया और यह भी नहीं देखा कि पाकिस्तान से आए हिंदू कितनी उम्मीद के साथ भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में बुलडोजर वाला समाधान उचित नहीं है। पाकिस्तान से तंग आकर भारत में अपना भविष्य ढूंढने वाले हिंदुओं की आवाज आज हमने उठाई है। इस खबर में चमक दमक और टीआरपी वाले तत्व बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह खबर दब गई थी, लेकिन हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इस खबर को समाधान तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। उम्मीद है इसका असर जरूर होगा और पाकिस्तानी हिंदू बहुत जल्द एक हिंदुस्तानी के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो खुद को सर्वशक्तिमान, सबसे शिक्षित, सबसे हाईटेक और सर्वगुण संपन्न देश मानता है और खुद को दुनिया भर की धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का ठेकेदार मानता है। नाम है अमेरिका, जहां की संस्थाएं भारत के खिलाफ सेलेक्टिव एजेंडा चलाने में जुटी रहती हैं, दुष्प्रचार वाली टूलकिट की तलाश में रहती हैं ताकि भारत को दुनिया में बदनाम किया जा सके। अमेरिका से रिलीज हुई एक रिपोर्ट भारत को नीचा दिखाने के आरोपों को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है, वो भी ऐसे वक्त में जब अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट वेलकम से पहले इस रिपोर्ट का रिलीज होना, इसकी टाइमिंग, ये सब कूटनीतिक प्रेशर बनाने के तरीके हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से रिलीज किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता पर आई ये रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को बयां करती है। इस रिपोर्ट के जरिए चुन चुनकर पूर्वाग्रह के साथ घटनाओं का जिक्र करते हुए भारत सरकार पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिम और ईसाइयों पर अत्याचार की झूठी पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। वैसे तो यह रिपोर्ट बहुत लंबी है, इसमें दुनिया के 200 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को बयां किया गया है, लेकिन इसमें भारत वाला हिस्सा 49 पन्नों का है। इसमें अलग अलग संस्थाओं से लिए गए आंकड़ों और घटनाओं का हवाला दिया गया है। सबसे पहले हमने इस रिपोर्ट का शाब्दिक विश्लेषण किया तो पूर्वाग्रह की पूरी पिक्चर एकदम से क्लियर हो गई। आप भी देखिए कि इस रिपोर्ट में किन शब्दों का जिक्र कितनी बार हुआ है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम शब्द का जिक्र 198 बार किया गया। ज्यादातर बार यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति अच्छी नहीं है। हिंदू शब्द का जिक्र 183 बार किया गया। हिंदू संगठनों को अधूरे और अर्ध सत्य वाले आंकड़ों और मनगढ़ंत तरीके से बनाई गई राय से घेरा गया है। रिपोर्ट में इंडिया शब्द का जिक्र 47 बार किया गया, बीजेपी का जिक्र 29 बार किया गया और घटनाओं का जिक्र इस तरह किया गया जैसे चुन चुनकर बीजेपी को टारगेट किया जा सके। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का इस रिपोर्ट में 12 बार जिक्र किया गया। इसके अलावा बजरंग दल का जिक्र इस रिपोर्ट में 7 बार किया गया है। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर आई इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी होने से अवगत हैं। अफसोस की बात है कि इस तरीके की रिपोर्ट अब भी गलत सूचनाओं और गलत समझ पर आधारित है, पूर्वाग्रह पर यह आधारित है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका की यह रिपोर्ट गलत आंकड़ों पर आधारित है। अमेरिका की दुष्प्रचार वाली फिल्म के 6 किरदारों से पहले उसके बाद आपको मिलवाएंगे। पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे अमेरिका की इस रिपोर्ट को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन तो है ही है और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला तो होता ही है। चाहे अभी छत्तीसगढ़ में भी हमला हुआ था, क्रिश्चियंस के जो
स्कूल थे, चर्चेस थे, उसको तोड़े गए थे। मुस्लिम समाज के ऊपर खुल कर के बोला जाता है कि इनको मारना चाहिए। It's a baseless argument. It is fabricated, and I can say only one thing, that the U.S. government has no right, and U.S. democratic system has no right to criticize Indian internal issues. देखिए, हम किसी बाहरी मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उसकी फ़िक्र ना करके वो अपने मुल्क में देखें कि गोरे कालों के साथ क्या क्या सलूक कर रहे हैं। सब चीज़ें जो हैं ये गलत असर मुरतब करती हैं। हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमारे के यहाँ कुछ होता भी है इंटरनल, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करे कि दूसरे को कहने का मौका ना मिले। ये फ्लॉड है, रियल सिचुएशंस पर बेस नहीं है, और हर साल हम यही इसका जवाब देते हैं। हर साल इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ भारत के बारे में टिप्पणी आती हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स के मैटर्स को, रिलीजियस के मैटर्स को लेकर के। तो जिस तरीके से अमेरिका के मीडिया हाउस, अमेरिका की संस्थाएं चुन चुनकर घटनाओं का जिक्र करती रही हैं, उसी तरह से इस बार भी देखने को मिला है। कुछ पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा, लेकिन पहले भारत विरोधी रिपोर्ट्स तैयार करने वाले पूरे परिवार से मिल लीजिए। कुछ संस्थाओं ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कैसे जी तोड़ मेहनत की है, गिन गिन कर आंकड़े जुटाए हैं, चुन चुन कर घटनाओं का इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये सब आपको पता होना चाहिए। एक संस्था है इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, जिसने सेलेक्टिव अंदाज में रिपोर्ट के लिए आंकड़े देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। फियाकोना की ओर से की गई अर्धसत्य जो पेश किए गए, जो भारत विरोधी हैं। आप भी अगर फियाकोना की घटनाओं और एजेंडा को जानेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये एक तरफा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का भी भारत विरोधी रिपोर्ट में बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, ओपन डोर्स यूएसए और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के इनपुट्स को भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से किसी का भी आपने कभी कोई नाम नहीं सुना होगा। अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। देश के कई राज्यों का नाम लेकर दुष्प्रचार किया गया है। इसके लिए कई संस्थाओं की रिपोर्ट्स इस मुख्य रिपोर्ट में शामिल की गई है। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी फियाकोना ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में ईसाइयों पर अत्याचार की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके आंकड़ों का निचोड़ आपको बताते हैं, क्योंकि इसके आंकड़ों का इस्तेमाल अमेरिकी विदेश विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट तैयार करने में खास तौर पर किया गया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट बनाने के नाम पर कैसे मजाक किया गया। अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा तो ये सिर्फ घरेलू हिंसा है, वहीं अगर ईसाई महिला को पति ने पीटा तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। अगर कोई बदमाश किसी महिला की चेन छीन लेता है तो यह सामान्य अपराध है। अगर कोई बदमाश ईसाई महिला की चेन छीन लेता है तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। अगर ईसाई और दूसरे धर्म के इंसान की झड़प में ईसाई घायल हो तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ अत्याचार है। अगर दूसरा व्यक्ति घायल हो तो ये ईसाइयों के खिलाफ साजिश है। अगर कोई पादरी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत करता है तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ अत्याचार है। अगर किसी विवाद में ईसाई को केस दर्ज करना पड़े तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। और अगर दूसरे धर्म का समूह ईसाई के खिलाफ केस दर्ज कराता है तो भी ये ईसाई व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार है। इस रिपोर्ट की भाषा में बात करें तो भारत के कई राज्यों में सिर्फ ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये लोग हकीकत से बहुत ज्यादा दूर है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का इन्हें अंदाजा ही नहीं है। ऐसा लगता है ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चाय नाश्ता करते हुए ऐसी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और भारत की ओर इन्हें ठेल देते हैं। आज आपको यह भी जरूर देखना चाहिए कि फियाकोना की रिपोर्ट में किस तरीके से अलग अलग पेज पर एक ही जानकारी को बदल बदल कर बताया गया है, और समझना चाहिए कि यह रिपोर्ट किस तरह झूठे आंकड़ों पर तैयार की गई। भारत में ईसाइयों पर हमले की जानकारी दी गई है। पेज नंबर 8 पर देश में अनरिपोर्टेड घटनाओं का जिक्र करते हुए इसकी संख्या सैकड़ों में बताई गई है।
पेज नंबर 8 से यह जानकारी पेज नंबर 9 पर जाते जाते हजारों में हो गई है। पेज नंबर 9 पर दिखाया गया कि साल 2023 में देश में ईसाइयों के खिलाफ हजारों की संख्या में अनरिपोर्टेड घटनाएं देखी गईं। जब पेज नंबर 19 की जानकारी आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट के तथ्य पर आपको हंसी आ जाएगी। यहां लिखा है कि देश में ईसाइयों के खिलाफ 3 करोड़ अनरिपोर्टेड घटनाएं हुई। प्याकोना की 2023 की रिपोर्ट में बीजेपी और आरएसएस सहित संघ परिवार के संगठनों के खिलाफ पूरे चैप्टर लिखे गए। अब मुख्य रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में गोहत्या पर प्रतिबंध को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि देश के 28 में से 25 राज्यों में गोहत्या पर आंशिक से लेकर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। राज्यों के बीच दंड अलग अलग होते हैं और ये इस आधार पर ही अलग हो सकते हैं कि जानवर गाय है या बछड़ा है या फिर बैल है। रिपोर्ट में देश के अंदर हुई कई घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। भारत सरकार की मंशा और काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं और सुने सुनाए आंकड़ों पर फर्जीवाड़े का महल खड़ा कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सोच समझकर चुन चुनकर भारत के माहौल पर टिप्पणियां की गई हैं। सरकार और बीजेपी पर निशाना लगाया गया है। रिपोर्ट में साल और महीना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी नेता के विवादित बयान पर प्रदर्शन हुए और फिर कुछ मुसलमानों ने 2 हिंदुओं की हत्या कर दी। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। हालांकि रिपोर्ट में सरेआम हत्या की बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई और इस बात का जिक्र जोर देकर किया गया कि इस्लामिक सहयोग संगठन और 11 देशों के सरकारी अधिकारियों ने बीजेपी नेता के बयान पर सरकार की आलोचना की। यानी जो हत्या की गई उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ बयान की आलोचना है। इस रिपोर्ट में जिस तरह भारत की अलग अलग घटनाओं का इस्तेमाल एक नैरेटिव के रूप में सेट करने के लिए किया गया, उससे लगता है कि किसी मजे हुए नेता ने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत यह रिपोर्ट तैयार की। और अब सत्ता में हमारी अगली खबर घरों को बीमारियों का घर बनाने वाले उन कॉकरोच से जुड़ी हुई है जिससे हमारे कई न्यूज मित्र भी बहुत ज्यादा परेशान हुए। वैसे जब भी आप घर में कॉकरोच देखते हैं तो या तो उसे पकड़कर घर के बाहर फेंक देते हैं या फिर मार देते हैं, लेकिन क्या इतना करना काफी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कॉकरोच पर अपनी स्टडी में जो दावा किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन पहले आपसे कुछ सवाल। क्या आप जानते हैं कि एक मरा हुआ कॉकरोच जिंदा कॉकरोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या आपको पता है कि जिंदा ही नहीं बल्कि मरा हुआ कॉकरोच भी आपको बीमार कर सकता है? क्या आप घर में आए कॉकरोच को सिर्फ मारने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं वो मरा हुआ कॉकरोच भी आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है? इसलिए आज हमारी इस खबर को देखिए और समझिए किचन, बाथरूम और अलमारी में कॉकरोच की सत्ता का अंत क्यों जरूरी है। अब जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उसे थोड़ा गौर से सुनिए। दरअसल कॉकरोच पर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI की एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इसमें यह दावा किया गया है कि अगर कॉकरोच को मार भी दिया गया तब भी वो एक जिंदा कॉकरोच से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस स्टडी में यह बताया गया है कि जिंदा ही नहीं बल्कि मरे हुए कॉकरोच से भी सल्मोनेला पैराटाइफी बी नाम के बैक्टीरिया फैल सकते हैं। जिंदा कॉकरोच में सल्मोनेला नाम का यह बैक्टीरिया 7 दिन तक एक्टिव रहता है, जबकि कॉकरोच के मरने के बाद भी यह बैक्टीरिया उसके शरीर में 10 दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में पैराटाइफाइड नाम की बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है और सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसलिए इसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने IVRI के साइंटिस्ट डॉक्टर BR सिंह से बात की। उन्होंने हमें जो कुछ बताया उसे गौर से सुनने की जरूरत है। कई कीट भी जैसे कि मक्खियाँ और कॉकरोच भी इसके फैलने का कारण है, जो इस रोग को एक घर से दूसरे घर तक फैलाते हैं। इस ढंग से फैलने का मुख्य कारण यह है कि इस रोग के जीवाणु मनुष्य के जो रोगी है उसके मलमूत्र में निकलते हैं और उस मलमूत्र के संपर्क में आने से ये कीट मकोड़े संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमण को दूर दूर तक फैलाते हैं। तो कॉकरोच वाले इस खतरे पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी भी तैयार की है और इसमें जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में कॉकरोच का होना वैसे तो एक बहुत आम बात लग सकती है, लेकिन यह आपके और आपके बच्चों के लिए कितने खतरनाक है उसे समझिए।
कॉकरोच की वजह से जो पैराटाइफाइड नाम की बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है सल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया। घर में जिस जगह पर भी कॉकरोच घूमते हैं ये बैक्टीरिया उनमें से कई जगह रह जाते हैं, यानी अगर ये कॉकरोच खाने के सामान से गुजरते हैं या पानी के संपर्क में आते हैं जो बैक्टीरिया उसमें भी आ जाते हैं। जब यही दूषित भोजन और पानी आपके शरीर में जाता है तो उसके साथ ये बैक्टीरिया भी आपके शरीर में पहुंच जाता है, जिससे पैराटाइफाइड होने का खतरा होता है। इस बीमारी के लक्षण भी बिल्कुल टाइफाइड जैसे ही होते हैं। अमेरिका, कनाडा, पश्चिम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को छोड़कर दुनिया के बाकी हिस्सों में यह बीमारी ज्यादा फैलती है। अगर किसी शख्स को कॉकरोच की वजह से पैराटाइफाइड हो जाता है तो शुरुआत में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं ये भी आपको बता देते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि इसके सिम्टम्स भी टाइफाइड जैसे ही होते हैं, यानी तेज बुखार हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, सिर में तेज दर्द होने लगता है या फिर भूख कम लगने लगती है। इसके अलावा कॉकरोच से होने वाले पैराटाइफाइड से ग्रसित शख्स को कब्ज और पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा कॉकरोच से होने वाला संक्रमण शरीर के कई दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कुछ और गंभीर बीमारियां हैं जो कॉकरोच में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, जैसे पेट की बीमारी, अस्थमा और एलर्जी की शिकायत हो सकती है। इस बैक्टीरिया की वजह से फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है और दावा यह भी किया जाता है कि कॉकरोच का बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस नाम की खतरनाक बीमारी की भी वजह बन सकता है। और यहाँ बार बार इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ जिंदा कॉकरोच से ही नहीं फैलते, बल्कि एक मरा हुआ कॉकरोच भी 10 दिनों तक इस बैक्टीरिया से किसी भी शख्स को बीमार बना सकता है। इसलिए कॉकरोच को सिर्फ मारना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉकरोच कैसे आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा है, इसके बैक्टीरिया से संक्रमित होने के बाद शरीर में कौन से बदलाव दिखते हैं, ये जानने के लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। उन्हें भी ध्यान से सुनना अनिवार्य है। डायनासोर से भी पुराना हमारा कॉकरोच है और जब हम कॉकरोच की बात करें तो बहुत सारे डिजीजेस जो हैं, डायरियल डिजीजेस हैं, पैरासिटिक डिजीजेस हैं, इंक्लूडिंग लेप्रेसी, प्लेग, ये सब कॉकरोच के द्वारा हो सकती हैं। और अगर हम बात करें कि कैसे हो सकती है तो उसके वॉमिटस से, उसके फीसिस से, उसके कांटेक्ट से, ये सब बीमारियां जो हैं इस प्रकार से कॉकरोच फैला सकता है। तो ये हम जिसको कि एक बहुत छोटा सा एक वो मानते हैं कि एक समथिंग लाइक मच्छर से थोड़ा बड़ा है, परंतु ये सारी इन्फेक्शंस जो है कॉकरोच कॉज करता है। और हमेशा की तरह आज भी हम आपको सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे। कैसे बीमारी वाले कॉकरोच से आप बच सकते हैं, इसे अपनी मेमोरी बुक में सेव करके रख लीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर कॉकरोच उन जगहों पर होते हैं जहां खाना रखा होता है, यानी आपका किचन। इसलिए किचन में रखे खानों को अच्छी तरीके से ढक कर रखें। उसके अलावा रात में कहीं भी गंदे बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें। किचन काउंटर और सिंक को साफ रखें। अगर घर में कहीं दरार पड़ी हो या कोई ऐसी जगह जहां कॉकरोच छिप सकते हैं उसे सील कर दें। अगर आपको कहीं कॉकरोच चलता दिख जाए तो उस जगह को अच्छे से साफ करें, क्योंकि वहां कॉकरोच से निकलने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि कॉकरोच गुजर जाता है और हमें लगता है कि चलिए समस्या चली गई, लेकिन अगर जिस जगह से कॉकरोच गुजरा है उस जगह को आपको साफ करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने बैक्टीरिया वहां छोड़ दिए हों। ऐसी डस्टबिन का इस्तेमाल करें जो ढकी हुई हो या अच्छी तरीके से बंद हो। कॉकरोच को मारने के लिए आप स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर घर में कॉकरोच ज्यादा हो तो इनसे छुटकारा पाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण खबर है और हम सब से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि मरा हुआ कॉकरोच भी कितना खतरनाक हो सकता है ये आप आज समझ गए होंगे। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।